नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। आर्कटिक का सैन्यीकरण करने की दिशा में रूस ने परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान हितैषी संशोधन के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई आवेदनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। लिथियम संसाधन पर समझौतों की संभावना पर विचार के लिए एक भारतीय टीम अर्जेंटीना जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का प्री लॉन्च समारोह आयोजित किया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग ढांचे को तैयार करने के लिए एक संकल्प अपनाया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भू सामरिक नीति से संबंधित है। आर्कटिक का सैन्यीकरण करने की दिशा में रूस ने परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया। रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में परमाणु संचालित 2 आइस ब्रेकर लॉन्च किए हैं। इसकी सहायता से रूस स्वयं को महान आर्कटिक शक्ति के रूप में मजबूत करना चाहता है। परमाणु संचालित आइस ब्रेकर संवेग प्राप्त करने और बर्फ पर अपने नुकीले हिस्से को गति देने के लिए परमाणु ईंधन का उपयोग करते हैं। आइस ब्रेकर के नुकीले हिस्से द्वारा बल लगाने से बर्फ टूट जाती है। वर्तमान में रूस विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु संचालित आइस ब्रेकर बना रहा है। दरअसल आइस ब्रेकर लॉन्च करने से रूस को नेविगेशन में काफी मदद मिलेगी। ये उत्तरी समुद्री मार्ग में आई बर्फ को दूर करेगा। इससे एशिया तक पहुंचने में स्वेज नहर के वर्तमान मार्ग की तुलना में 2 सप्ताह कम समय लगेगा। इसके अलावा इस आइस ब्रेकर से रूस वर्ष 2035 तक वैश्विक लिक्विड नेचुरल गैस यानी एलएनजी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 20% करना चाहता है। इस लक्ष्य प्राप्ति में आर्कटिक की मुख्य भूमिका होगी। आर्कटिक क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है और आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। ऐसे में बर्फ पिघलने से नए समुद्री मार्ग खुलेंगे और आर्थिक अवसर भी पैदा होंगे। पृथ्वी पर मौजूद तेल और प्राकृतिक गैस का लगभग 22% भंडार आर्कटिक क्षेत्र में विद्यमान है। मीथेन हाइड्रेट जैसे संसाधन भी यहाँ मौजूद हैं। बेरेंट्स जैसे क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही के लिए सबसे अच्छे गहरे बंदरगाह मौजूद हैं। अंटार्कटिका के विपरीत आर्कटिक विश्व के सभी देशों के साझा क्षेत्राधिकार में नहीं है और इस तथ्य से समस्या बढ़ जाती है। आर्कटिक में अन्य देशों या संगठनों की रुचि भी है, जैसे कि भारत वर्ष 2007 से आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित कर रहा है और इस कार्यक्रम के तहत अब तक 13 अभियान चलाए जा चुके हैं। इससे पहले भारत ने भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण शीर्षक से अपनी पहली आर्कटिक नीति घोषित की थी। इसके अलावा भारत आर्कटिक परिषद के 13 पर्यवेक्षकों में से एक है। वहीं भारत का पड़ोसी देश चीन स्वयं को आर्कटिक का एक निकटवर्ती देश मानता है और इसने ध्रुवीय रेशम मार्ग के निर्माण की भी घोषणा की है। और नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इस क्षेत्र में नियमित युद्धाभ्यास करता रहा है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान हितैषी संशोधन के लिए तैयार हो गई है। जलवायु संकट और तकनीकों में तेजी से हो रहे सुधार को देखते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान हितैषी संशोधन करेगा। चरम मौसम अगले 10 वर्षों में दूसरे सबसे बड़े जोखिम बन सकते हैं। ऐसे में किसानों को वित्तीय सुरक्षा आवरण प्रदान करना जरूरी हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि कुछ राज्य वित्तीय समस्याओं के कारण अपने हिस्से की प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान करने में असमर्थता प्रकट करके योजना से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा कम क्षतिपूर्ति का भुगतान, देरी से भुगतान और बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति दावों को अस्वीकार करने जैसे मामले भी सामने आए हैं। साथ ही क्षतिपूर्ति संबंधी दावों की रिपोर्टिंग के लिए सही पद्धति के बारे में किसानों के बीच जागरूकता की कमी देखी गई है और वर्षा के पूर्वानुमान में असफलता और अन्य कारकों की वजह से फसल नुकसान के आकलन में बाधा आती है और इससे भुगतान में भी देरी होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे कि योजना के तहत जोखिमों की कवरेज के मामले में राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है। इसमें कुछ डिजिटल पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम यानी विंड्स, प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली
यानी कि यस-टेक। इसके अलावा अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए फसलों का वास्तविक समय में पर्यवेक्षण और चित्र संग्रहण प्रणाली शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। यह योजना इसलिए लाई गई थी ताकि प्राकृतिक कारकों से फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। ये सहायता फसल बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद के चरण तक दी जाएगी। योजना में नामांकन कराने वाले किसानों की संख्या के मामले में ये दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। प्रीमियम प्राप्ति के मामले में ये तीसरी सबसे बड़ी योजना है। अगली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई आवेदनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल अब चालू हो गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल किए गए आवेदनों के जवाब अब पोर्टल के जरिए दिए जाएंगे। इससे पहले शीर्ष अदालत से सूचना प्राप्त करने के लिए डाक द्वारा या व्यक्ति को स्वयं वहां जाकर आरटीआई आवेदन दायर करना पड़ता था। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कोई नागरिक सार्वजनिक संस्थाओं के नियंत्रण वाली सूचना प्राप्त कर सकता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना तथा सुनिश्चित करना है। आरटीआई का उपयोग केवल भारतीय नागरिक इस पोर्टल के द्वारा कर सकते हैं। इसे आरटीआई आवेदन दाखिल करने, प्रथम अपील करने और शुल्क का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ये पोर्टल आरटीआई अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जवाब देने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। इस पोर्टल पर एक ऐसी सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है जिसका उपयोग करके दृष्टिबाधित लोग भी न्यायालय के निर्णय से अवगत हो सकेंगे। इससे पहले वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद भी आरटीआई अधिनियम के लोक प्राधिकरण की परिभाषा के तहत आता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 2H के मुताबिक संविधान द्वारा या उसके तहत या संसद और राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा स्थापित कोई भी प्राधिकरण या निकाय या स्वयं सरकार की संस्थाओं को लोक प्राधिकरण माना जाएगा। हालांकि आरटीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं। ज्यादा आरटीआई आने से अदालतों का प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता है। इसके अलावा न्यायाधीशों के निजता के अधिकार से जुड़ी चिंताएं भी सामने आती हैं। लिथियम संसाधन पर समझौतों की संभावना पर विचार करने के लिए एक भारतीय टीम अर्जेंटीना जा रही है। खान मंत्रालय अर्जेंटीना में लिथियम अन्वेषण के लिए एक टीम भेज रहा है। इस टीम में मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिक शामिल हैं। काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, नालको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और MECL का एक संयुक्त उद्यम है। इसका गठन विदेशों में सामरिक प्रकृति की खनिज संपदाओं के अन्वेषण और प्राप्ति के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए लिथियम और कोबाल्ट। आपको बता दें कि लिथियम सबसे हल्की ठोस धातु है। इसे ब्राइन या खनन से प्राप्त चट्टानों से निकाला जाता है। इसका घनत्व सभी धातुओं में सबसे कम होता है। लिथियम भंडार लिथियम त्रिकोण में संकेंद्रित है। लिथियम त्रिकोण है दक्षिण अमेरिका के 3 देश अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे जरूर नोट कीजिएगा। इस त्रिकोण में पूरे विश्व का लगभग 50% लिथियम निक्षेप मौजूद है। बोलीविया के सालार दे उयुनी में लिथियम का सबसे बड़ा निक्षेप है। सालार दे उयुनी विश्व में नमक का सबसे बड़ा मैदान है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और चीन में भी लिथियम पाया जाता है। भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक के मांड्या जिले के मार्लागाला अल्लापट्टना क्षेत्र में स्थित आग्नेय चट्टानों में की गई है। वर्तमान में लिथियम का महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाली रिचार्जेबल बैटरी और ऊर्जा भंडारण उपकरणों का प्रमुख घटक है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत अपनाने की दिशा में ये क्रिटिकल खनिज है। नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लिथियम पर निर्भरता काफी बढ़ने लगी है। लिथियम लवण संचारण और कांच के क्षरण को भी धीमा करता है। इसके अलावा लिथियम से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो कच्चे लिथियम उत्पादों को बैटरी ग्रेड रसायनों में बदलने की दुनिया की कुल क्षमता के 60% हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि ने लिथियम सहित अन्य क्रिटिकल खनिजों की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए खनिज सुरक्षा भागीदारी की स्थापना की है। अगली खबर अगले वर्ष से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का प्री लॉन्च समारोह आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के प्री लॉन्च समारोह में 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समारोह का उद्देश्य मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाना
और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के लिए अन्य देशों को अभियान से जोड़ना था। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में भारत ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया था। मिलेट्स की बात करें तो ये छोटे बीज वाली वार्षिक घासों के समूह हैं। इन्हें अनाज के रूप में उगाया जाता है। इन्हें समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क भागों में अनुत्पादक यानी मार्जिनल लैंड पर उगाया जाता है। भारत में प्रमुख मिलेट्स हैं पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, सोरघम यानी ज्वार और फिंगर मिलेट यानी मडुआ और रागी। इनमें पर्ल मिलेट यानी बाजरा की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया था। मिलेट्स को पौष्टिक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया है। साथ ही इसे पोषण मिशन अभियान के तहत शामिल किया गया है। मिलेट्स को सुपर फूड माना जाता है। सुपर फूड ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें पोषण घनत्व काफी ज्यादा होता है। इनके उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। ये सूखे को सहन कर सकती हैं। इसके अलावा मोटे अनाज की फसल विकास अवधि भी कम होती है। इनमें कार्बन प्रक्षादन यानी कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की क्षमता भी ज्यादा होती है। ये जलवायु अनुकूलन में सहायक होते हैं। अब कार्बन प्रक्षादन की हम बात कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि कार्बन प्रक्षादन क्या होता है। दरअसल कार्बन प्रक्षादन के तहत कार्बन को वातावरण से हटा करके ठोस या फिर द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय कर ढांचे से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग ढांचे को तैयार करने के लिए एक संकल्प अपनाया है। नाइजीरिया ने 54 अफ्रीकी देशों के एक संघ की ओर से इस संकल्प को प्रस्तुत किया था। इस संकल्प का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय उद्यमों और शीर्ष अमीरों द्वारा वैश्विक कर के दुरुपयोग को समाप्त करना है। ये संकल्प देशों के बीच होने वाले संवाद, डिजिटल अर्थव्यवस्था में कर से जुड़े मुद्दों और अवैध धन के प्रवाह के जोखिम को कवर करेगा। वर्तमान में OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन वैश्विक कर संबंधी मामले में दुनिया का अग्रणी नियम निर्माता है। इस क्षेत्र में इसका पिछले 60 साल से वर्चस्व कायम है। ये निर्णय OECD के वर्चस्व के अंत की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि अभी तक OECD ने ही वैश्विक कर के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप किया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो ये OECD की तुलना में वार्ता के लिए विश्व स्तर पर अधिक समावेशी और पारदर्शी मंच प्रदान करता है। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में 136 देश OECD के नेतृत्व में 2 पिलर सॉल्यूशन के तहत एक समझौते पर सहमत हुए थे। पिलर 1 के तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था में कर अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही ये विश्व की दिग्गज कंपनियों के मुनाफे का आवंटन उन देशों को भी करता है जहां उनका ग्राहक आधार महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर पिलर 1 के तहत दुनिया के 100 सबसे लाभदायक बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए सालाना $125 बिलियन से ज्यादा के कर अधिकार उपभोक्ता केंद्रित देशों को आवंटित किए जाने थे। वहीं पिलर 2 की बात करें तो इसमें 15% की वैश्विक न्यूनतम कर दर की व्यवस्था की गई है। अगर न्यूनतम दर से ज्यादा कर वसूला जाता है तो संबंधित देश द्वारा कर की अतिरिक्त राशि वापस की जाएगी। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। आधार यानी UIDAI ने आधार को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से पहले इसे सत्यापित करने का निर्देश दिया है। आधार नंबर को आधार के सभी रूपों आधार पत्र, ई-आधार, आधार PVC कार्ड और M आधार पर उपलब्ध QR कोड का इस्तेमाल करके सत्यापित किया जा सकता है। इस सत्यापन के लिए M आधार ऐप या आधार QR कोड स्कैनर का उपयोग किया जाना चाहिए। आधार अधिनियम की धारा 35 के तहत आधार से छेड़छाड़ एक दंडनीय अपराध है। दैनिक मजदूरी भारतीय रिजर्व बैंक डेटा। भारतीय राज्यों पर भारतीय रिजर्व बैंक की सांख्यिकी हैंडबुक 2021-22 के मुताबिक केरल मजदूरों को उच्चतम दैनिक मजदूरी का भुगतान करने वाला राज्य है। इसके बाद दूसरे स्थान पर जम्मू और कश्मीर है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा आदि राज्य मजदूरों को सबसे कम मजदूरी का भुगतान करते हैं। इन निष्कर्षों से ये पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी उच्च मुद्रास्फीति के रुझानों को देख करके मजदूरी नहीं दी जाती है और एक तरह से मुद्रास्फीति के साथ इनका कोई तालमेल नहीं है।
अगला टॉपिक है स्कोर्स सेबी शिकायत निवारण प्रणाली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मौजूदा निवेशक शिकायत प्रणाली स्कोर्स में बड़ा बदलाव करने की योजना बना रहा है। स्कोर्स एक वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है। इसे प्रतिभूति बाजार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए बनाया गया था। ये मुख्य रूप से सूचीबद्ध कंपनियों और पंजीकृत मध्यस्थों के खिलाफ शिकायतों से संबंधित है। इस प्रणाली को वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। वर्ष 2018 से शिकायत दर्ज करने के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को मुनाफाखोरी रोधी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया है। इससे पहले ये कार्य राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण करता था। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी CGST अधिनियम के तहत प्राप्तकर्ता को GST कर की दर में कोई कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कीमतों में आनुषंगिक कटौती के माध्यम से मिलना चाहिए। किसी विशेष वस्तु या सेवा के लिए कर की दर में कमी के बावजूद वस्तु या सेवा की अंतिम कीमत में जानबूझकर कटौती न करने को मुनाफाखोरी के अंतर्गत माना जाता है। अगला टॉपिक है म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स। सेबी ने ये घोषणा की है कि नगर पालिका ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ता ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकते हैं। इन बॉन्ड्स को गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने और सूचीबद्ध करने से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा सकता है। ग्रीन बॉन्ड एक निश्चित आय वाला साधन है। इसे विशेष जलवायु संबंधी या पर्यावरणीय परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंतर्गत पात्र परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, हरित भवन निर्माण आदि शामिल हैं। हर घर गंगा जल। बिहार सरकार ने राजगीर, गया और बोधगया के सूखाग्रस्त पर्यटन स्थलों को पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गंगा नदी के बाढ़ के जल की पेयजल के रूप में आपूर्ति की जाएगी। अगला टॉपिक है नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नागर विमानन मंत्रालय ने विमान सुरक्षा नियम 2022 के मसौदे को अधिसूचित किया है। ये BCAS को सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए हवाई अड्डों और एयरलाइंस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने में सक्षम बनाता है। BCAS पांडे समिति की सिफारिश पर वर्ष 1978 में नागर विमानन महानिदेशालय में एक प्रकोष्ठ के रूप में स्थापित किया गया था। इसे वर्ष 1987 में नागर विमानन मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया था। ये भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर सिविल उड़ानों की सुरक्षा के संबंध में मानकों और उपायों को निर्धारित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रोजेक्ट 15B। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बन रहे प्रोजेक्ट 15B Y12705 मोरमुगांव का दूसरा पोत भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। प्रोजेक्ट 15B की बात करें तो ये प्रोजेक्ट कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक पोतों के निर्माण का अगला चरण है, जो पिछले दशक में शुरू किए गए प्रोजेक्ट 15A का हिस्सा थे। प्रोजेक्ट 15B के 4 पोतों के लिए जनवरी 2011 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन 4 पोतों में विशाखापत्तनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत शामिल हैं। ये पोत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक हैं। भारतीय कछुओं की प्रजातियां। ताजे जल की भारतीय कछुओं की 2 प्रजातियों को साइट्स के परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट 1 में स्थानांतरित किया गया है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं रेड क्राउन रूफ टर्टल की, जिसे बटागुर कचुगा भी बोला जाता है। ये भारत, बांग्लादेश और नेपाल की मूल प्रजाति है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। वर्तमान में ये राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभ्यारण्य में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। IUCN में इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है लीथ सॉफ्ट शेल कछुआ, इसे निल्सोनिया लीथी भी कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की स्थानिक प्रजाति है। ये नदियों और जलाशयों में पाई जाती है। ये प्रजाति कावेरी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, भवानी, गोदावरी और मोयार अपवाह तंत्र में पाई जाती है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा और सूप की स्वादिष्टता में इस्तेमाल किए जाने की वजह से इसकी वैश्विक बाजार में उच्च मांग है। IUCN में इसे भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है। साइट्स के परिशिष्ट 1 और 2 के बारे में जानने के लिए 23 नवंबर की न्यूज टुडे का अंक देखें। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म का निंगमा संप्रदाय।
निंगमा संप्रदाय ने हिमाचल प्रदेश के स्पीति के एक तिब्बती मूल के लड़के को स्वर्गीय तकलुंग सेतुंग रिनपोचे का पुनर्जन्म माना है। रिनपोचे तिब्बती तांत्रिक पंथ के अपने ज्ञान के लिए लोकप्रिय थे। तिब्बती बौद्ध धर्म की सभी 4 प्रमुख परंपराओं को प्रसारित करने में इस संप्रदाय का सबसे लंबा इतिहास रहा है। निंगमा का शाब्दिक अर्थ है पुरानी व्यवस्था। अन्य 3 मुख्य तिब्बती बौद्ध संप्रदायों में शामिल हैं शाक्य, काग्यू और गेलुग। इनका सम्मिलित रूप शाब्दिक अर्थ नई व्यवस्था यानी सरमा है। निंगमा परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण गुरु पद्म संभव हैं। इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।